हाँ तो बच्चों, हम लोग न्यूमेरिकल जो लगा रहे थे, इस न्यूमेरिकल में पिछले वीडियो में हमने बात की थी नस्ट इक्वेशन की, और नस्ट इक्वेशन में बच्चों हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल देखा था अर्ध सेलों के लिए ऑक्सीकरण विभव किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आज बच्चों उसी में हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज दूसरे टाइप का हमें न्यूमेरिकल समझना है। बच्चों ये जो न्यूमेरिकल है ये सेल से रिलेटेड है। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो अर्ध सेल से रिलेटेड पढ़ा था। आज हम लोग पूरे के पूरे सेल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होता है उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू, आज हम लोग उसको समझना है। तो चलिए पहले हम लोग इक्वेशन जो है वो राइट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। बच्चों जरा ध्यान देना। पहले देखिए न्यूमेरिकल लिख ले रहे हैं। न्यूमेरिकल है क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक सेल दिया गया है Zn/Zn डबल प्लस, और इसका जो कंसंट्रेशन ये कुछ कंडीशन में है, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है। कितना है? 1 मोलर। फिर डबल स्लैश, फिर है Cu डबल प्लस स्लैश Cu, और इसका जो कंसंट्रेशन वो दिया है 1 मोलर। ये कंसंट्रेशन दिया। बच्चों कह क्या रहा है? उपरोक्त सेल में सेल के लिए, उपरोक्त सेल के लिए ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करो। देखो बच्चों क्या क्या ज्ञात करना है। नंबर एक ज्ञात करना है एनोड तथा एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। एनोड तथा एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। एनोड तथा एनोड पर होने वाली अभिक्रिया आपको ज्ञात करनी है। नंबर 2 कैथोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। कैथोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। और नंबर 3 में हमें ज्ञात करना है नंबर 3 है सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया। और नंबर 4 है परिवर्तन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन। परिवर्तन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन। नंबर 5 नंबर है सेल का मानक विद्युत वाहक बल। सेल का मानक विद्युत वाहक बल। और अगला है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल। और इसके लिए आप लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इसके लिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही E0
ZN स्लैश ZN डबल प्लस इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। दूसरा दिया है E0 CU डबल प्लस स्लैश CU इज इक्वल टू 0.35 वोल्ट। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर दें ताकि आप लोग को समझाया जा सके इसी में। देखिए आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा समझ में। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, किस हिसाब से सॉल्व करते हैं, थोड़ा उस पर फोकस कीजिए आप लोग। देखिए आइए चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस टाइप का सवाल मिल सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ZN स्लैश ZN प्लस प्लस डबल स्लैश फिर CU प्लस प्लस स्लैश CU, और इसका जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर आपको एक मोलर दे दिया है। हो सकता है दूसरा सवाल जब आप लगाओ तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कुछ और हो, 0.1 हो या 0.001 हो या 0.001 कुछ भी हो सकता है, या 0.02 हो, मतलब कुछ भी कंसंट्रेशन यहाँ पर हो सकता है। तो हो सकता है हेर फेर काहे में मिले आपको कंसंट्रेशन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे बुक वगैरह में तो उसमें हो सकता है यहाँ पर 0.1 हो या 0.01 हो या 0.2 हो, मतलब कंसंट्रेशन कुछ भी चेंजमेंट हो सकता है। और हो सकता है ये मेटल भी आपकी चेंज हो, यहाँ पर हमने जिंक कॉपर लिया है, हो सकता है उसमें कोई दूसरी मेटल हो, Fe हो, Sn हो, वगैरह वगैरह कोई भी मेटल हो। तो लेकिन कुल मिलाकर टाइप यही है, टाइप यही है। बाकी चीज़ों में चेंजमेंट हो सकता है, जिंक की जगह Fe ले सकता है, Cu की जगह Sn ले सकता है, या अदर कोई मेटल ले सकता है, बट होगा ये। इसका कंसंट्रेशन हो सकता है चेंज हो, और इसके बाद में ये चीज़। तो इन सवालों को लगाने के लिए इसमें निकालना क्या क्या है, इसमें सारी चीज़ें आपको बतानी है, एक एक करके सारी चीज़ें। जैसे एनोड बताना है, एनोड पर होने वाली अपक्रिया बतानी, कैथोड, कैथोड पर होने वाली अपक्रिया, सेल अपक्रिया, परिवर्तन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन, सेल का मानक विद्युत वाहक बल और सेल का विद्युत वाहक बल, सारी चीज़ें आपको बारी बारी से बतानी है। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी सवाल को लगाने के लिए हम उस सवाल में ये चेक करते हैं कि उसका आपको कौन सा पोटेंशियल दिया गया है। तो इसमें पोटेंशियल देखिए, एक तो दे रहा है ZN से ZN प्लस प्लस, जबकि दूसरा दे रहा है CU प्लस प्लस से CU। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि दोनों एक ही कंडीशन में आप कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों को एक ही कंडीशन में कर लीजिए। वैसे ऐसे भी लगा सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लगा सकते हैं, बस सूत्र में थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा। जहाँ E0 कैथोड माइनस E0 एनोड लिखते हैं वहाँ पर प्लस हो जाएगा, बस यही है। बाकी आप लगा सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, हम अपने जिस तरीके से आपको बताया था किस प्रकार से सॉल्व करना है उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों विभव को एक ही तरीके से बना लेंगे। अगर दोनों को चाहो तो आप ऑक्सीडेशन में बना लो, या दोनों को चाहो तो रिडक्शन में बना लो। तो फिलहाल ये वाला तो देखिए 0 से 2 हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, यानी ये ऑक्सीकरण विभव है, और यहाँ पर 2 से 0 हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, इसका मतलब ये अपचयन विभव है। तो दोनों विभव को एक जैसा बना लेंगे। तो ये वाला अपचयन विभव है, इसको भी अपचयन विभव हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, केवल चिन्ह में परिवर्तन करना होता है। तो फिलहाल हम लोग लिखेंगे हल, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे E0, उसमें ZN स्लैश ZN प्लस प्लस है, हम कर लेंगे ZN प्लस प्लस स्लैश ZN, और जो वैल्यू दी है बस उसका चिन्ह बदल देंगे। उसमें प्लस में दी है, इसमें माइनस में कर देंगे, माइनस का 0.76 वोल्ट। और दूसरा आपको क्या दिया है, दूसरा दिया है E0 CU प्लस प्लस स्लैश CU इज इक्वल टू, ये क्या दिया है, ये दिया है 0.35 वोल्ट, ये दिया।
तो बच्चों सबसे पहली चीज तो हम लोगों को ये देखना होता है, क्या देखना होता है, सबसे पहली चीज हम लोगों को ये देखना होता है कि इन दोनों जो ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं इनमें कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा है बच्चों, आपको पता है नेगेटिव क्वांटिटी हमेशा छोटी होती है पॉजिटिव क्वांटिटी से, तो यानी ये वाला आपका बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो जो बड़ा होगा उस पर क्या होगा, अपचयन होगा, और छोटे वाले पे क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो इस पर क्या होगा, अपचयन। इस पर बच्चों क्या होगा, अपचयन होगा। और दूसरे वाले पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। दूसरे वाले पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को हमने बताया था, आपको याद होगा लोन वाली स्कीम, याद है कि नहीं याद है। लोन वाली स्कीम में मैंने क्या बताया था, ऑक्सीकरण हमेशा किस पर होता है, एनोड पर होता है। ऑक्सीकरण किस पर होता है, एनोड पर होता है। तो अपचयन किस पर होगा, कैथोड पर होगा। अपचयन किस पर होगा, कैथोड पर होगा। ऑक्सीकरण कहाँ पे है, एनोड पर, और अपचयन कहाँ पे है, कैथोड पर। अब इसके बाद में हम आगे बात करेंगे बच्चों, ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया। अब हम लोग एनोड तथा एनोड पर होने वाली अपक्रिया, तो एनोड किसका है, जिंक का है। एनोड किसका है, एनोड किसका है, जिंक का। जिंक धातु का एनोड है, जिंक धातु का एनोड है, जिंक का। अब एनोड पर होने वाली अपक्रिया लिखनी है। और कैथोड काहे का है बच्चों, कैथोड है आपका कॉपर का। किसका है बच्चों, कॉपर का। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एनोड पर होने वाली अपक्रिया और कैथोड पर। चलिए एनोड पर क्या होगा, देखिए एनोड पर आप लोगों ने लिख ही लिया है, क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो यानी Zn से जब Zn++ बनेगा तो ऑक्सीकरण संख्या में 2 की वृद्धि हो जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर अपचयन हो रहा है। तो कैथोड पर अपचयन करा दीजिए, तो ये आपका Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। ये कैथोड की रिएक्शन हो गई। तो पूछ रहा था आपसे पहला एनोड काहे का होगा, तो एनोड आपका जिंक का होगा। कैथोड काहे का होगा, कॉपर का होगा। एनोड पर होने वाली अपक्रिया ये रही, एनोड पर होने वाली। कैथोड पर होने वाली अपक्रिया ये रही, कैथोड पर होने वाली। तीसरा नंबर आता है सेल अपक्रिया। तो सेल अपक्रिया लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा। तब लिखते हैं सेल अपक्रिया, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते समय एक बात का विशेष ध्यान देते हैं कि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हों, बराबर हों। अगर नहीं है तो उचित संख्या से गुणा करके हम इलेक्ट्रॉनों को बराबर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर गुणा करने जैसी कोई नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, इसलिए ये इससे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो गए तो फिर हमें क्या करना है, बाकी को हमें जोड़ कर लिख लेना है। तो जोड़ कर लिख दीजिए Zn प्लस Cu++ टाइम्स टू Zn++ प्लस Cu, ये बन जाए। ये हो गई सेल अपक्रिया। अब इसके बाद में कह रहा है परिवर्तन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि परिवर्तन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वही लिख दीजिए, परिवर्तन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन n बराबर, परिवर्तन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन n बराबर कितना लिख दोगे आप, 2। इसके बाद में आगे देखिए क्या पूछ रहा है, सेल का मानक विद्युत वाहक बल। मानक विद्युत वाहक यानी E0 सेल पूछ रहा है। तो E0 सेल हम लोग कैसे निकालते हैं, आपको बताया था कि जो क्वांटिटी ज़्यादा होती है उससे कम वाली क्वांटिटी को घटाकर हम लोग निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में ज़्यादा कौन है, 3 5 प्लस का ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसमें इसको घटा दीजिए। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा, चलो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड में है 0.35
माइनस ये कितना है, ये है बच्चों, देख लेते हैं एक बार कितना है, 35 है, नहीं 35 कहाँ, 76 माइनस का 0.76। तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.35 माइनस प्लस 0.76। इसको आप ऐड कर लीजिए, 6 5 11 हासिल 1 7 3 10 और 1 11, ये आ गया। ये बच्चों निकल कर आ गया तुम्हारा ई सेल। क्या आ गया, ई नॉट सेल, सॉरी ई नॉट सेल आ गया। अभी ई सेल तो निकालना बाकी है, तो अब नष्ट इक्वेशन का सहारा लीजिए। तो आप लिखोगे नष्ट समीकरण से, नष्ट समीकरण से। नष्ट समीकरण क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 ओ एस अपॉन आर एस। चलिए ई नॉट, ई सेल का मान निकालना है। ई नॉट सेल का मान अभी हम निकाल चुके हैं 1.11 माइनस 0.059। एन की वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं, लॉग बेस 10 ओ एस का मान। बच्चों ओ एस का मान ऑक्सीडेशन हो रहा था किस पर, ऑक्सीडेशन हो रहा था जिंक पर। तो जिंक का कितना है, जिंक का ये चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये जिंक का है 1m और कॉपर का भी 1m, तो रख दीजिए यहाँ पर कंसंट्रेशन रख दीजिए, तो 1/1, तो ये हो जाएगा 1.11 माइनस 0.059 अपॉन 2 और लॉग 1। लॉग 1 बराबर कितना होता है बच्चों, हम जानते हैं लॉग 1 बराबर होता है 0। कितना होता है 0, तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो बच्चों ई सेल भी इसका उतना ही आ गया जितना ई नॉट सेल आया था, 1.11 वोल्ट, ये आ गया। तो ये आपका, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जरा। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। इसी क्रम में अब हम लोग एक नया क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जरा देख लीजिए, क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। साम्य स्थिरांक ज्ञात करो। अभिक्रिया क्या दी हुई है बच्चों, अभिक्रिया दी हुई है आपको Fe प्लस CuSO4 रिवर्सिबल FeSO4 प्लस Cu। टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर दिया हुआ है।
और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बच्चों दिया गया है E0 Fe/Fe डबल प्लस इज इक्वल टू 0.44 वोल्ट। दूसरा दिया है E0 Cu/Cu प्लस प्लस इज इक्वल टू माइनस का 0.337 वोल्ट, ये दिया। साम स्थिरांक आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साम स्थिरांक पूछ रहा है। तो बच्चों साम स्थिरांक कैसे निकालते हैं, साम स्थिरांक के लिए हम लोग करते क्या है बच्चों, देखिए जरा, हल डालेंगे, हल। बच्चों साम स्थिरांक के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, क्या होता है, E0 सेल इज इक्वल टू होता है 0.059 अपॉन n log बेस 10 kc, ये होता है बच्चों, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से आप लोग क्या निकाल सकते हो, साम स्थिरांक। इस फार्मूले की मदद से आप लोग साम स्थिरांक निकाल सकते हो। तो चलिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए E0 सेल। E0 सेल कैसे निकालेंगे, दोनों एक ही कंडीशन में दिए हैं, बिल्कुल जी हाँ, दोनों एक ही कंडीशन में दिए हुए हैं। तो जब दोनों एक ही कंडीशन में दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव जो ज़्यादा वाली क्वांटिटी है, जो ज़्यादा वैल्यू है, उससे कम वाले को घटा देना है। घटाकर हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे E0 सेल। तो चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं बच्चों, E0 सेल इज इक्वल टू, इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा है 0.44 माइनस, कम कौन सा है, माइनस का 0.337। तो इसको इसमें ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा E0 सेल इज इक्वल टू 0.44 माइनस माइनस प्लस 0.337। चलिए इसको ऐड करके लिखते हैं, E0 सेल इज इक्वल टू 777, ये आ गया, ये आपका आ गया E0 सेल। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप देख रहे हो Fe से Fe डबल प्लस बन रहा है, Cu से Cu डबल प्लस बन रहा है, इसलिए नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 2 हैं। कितने हैं बच्चों, 2। तो n की वैल्यू तो आपको पता चल गई कितनी है, 2। अब इसके बाद हमें सारी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दो, अपने आप आ जाएगा। चलिए लगते हैं। तो E0 सेल का मान कितना है, 0.777 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, 2 log बेस 10 kc। 2 से इसको काट दो, 0.777, ये 0.0295 log kc, इसका इसमें भाग दे दीजिए तो 0.777 डिवाइडेड बाई 0.0295 इज इक्वल टू log kc। इसके बाद में एक 0 बढ़ा दिया, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log kc इज इक्वल टू 7770 बटे 295, सॉरी 295 आ जाएगा। अब बच्चों इसका इसमें डिवाइड कीजिए आप, इसका डिवाइड कर लीजिए आप लोग, कितना है, 7770 डिवाइडेड बाई 295, ये आ गया बच्चों log kc इज इक्वल टू 26.3389, ये आ जाएगा। log को अगर उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा kc इज इक्वल टू एंटी लॉग
लॉग आपका कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग 26.3389। ठीक है बच्चों, अब जब इसका आप एंटी लॉग लोगे तो ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻26। दैट्स योर आंसर। इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आ जाता है, तो आप लोग इसको लगा लीजिए। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इस चैप्टर में आगे जो भी होगा वो पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।